हेलो एवरीवन, आई एम उमेश कुमार। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। जनरली ये कंडक्टोमेट्री का सब टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में कि आखिर ये होते क्या हैं। देन उसके बाद में हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एक एक टाइप को डिटेल्ड में समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके का लेबोरेटरी मेथड होता है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर कोई अननोन कॉन्सेंट्रेशन में एनालाइट प्रेजेंट होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। जनरली इस तरीके के टाइट्रेशंस में होता क्या है, हम लोग एक टाइट्रेंट होता है और एक टाइट्रेंड होता है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ रिमेंबर होगी। जो टाइट्रेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेंट में कॉन्टिन्यूस ऐड करते रहते हैं। हालांकि ये जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस है, इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, टाइट्रेशन हमारा कंडक्टेंस पे, कि जो सोल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस कितनी है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसमें कंडक्टेंस को ही मेजर करते हैं। ओके, जो टाइट्रेंट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूस ऐड करते रहते हैं टाइट्रेंट में। तो वो जो टाइट्रेंट होता है उसकी एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, उसमें एक सडन चेंज देखने को मिलता है। वो या तो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी। तो वो जो डिक्रीज और इंक्रीज वाली अमाउंट होती है उसको हम लोग एक ग्राफ पेपर पे नोट डाउन करते हैं और नोट डाउन करके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि ये जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला हमारा सैंपल था, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है। हालांकि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं ये सारी चीज़ें आगे हम लोग अभी जब टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आइडेंटिफाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। जनरली अगर हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये जो टाइप्स होंगे ये डिपेंड किस पे करेंगे, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया कि जो हम लोग टाइट्रेंट ले रहे होंगे और जो हम लोग टाइट्रेंड ले रहे होंगे उनके बीच में जो रिएक्शन हो रही होगी उसी रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे हमारे इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के टाइप्स। तो एक एक टाइप को हम थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर हमको कंडक्टोमेट्री के इस टाइट्रेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत देखो क्या हुई कि जब भी हम लोग मैनुअली टाइट्रेशन करते थे, अपनी आंखों से देखते थे, क्या करते थे, एक ब्यूरेट लेते थे, एक कोनिकल फ्लास्क लेते थे। ब्यूरेट क्या होता था, एक स्टैंड से बंधा हुआ होता था। हम लोग क्या करते थे, ब्यूरेट में एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला सैंपल लेते थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली टाइट्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइट्रेंट बोलते हैं। एंड एक कोनिकल फ्लास्क में क्या होता था, जो उसमें सैंपल लेते थे उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको अननोन होती थी। इसको क्या बोलते थे हम लोग, टाइट्रेंड बोलते थे इसको। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेंड। तो जनरली इन दोनों के बीच में हम लोग टाइट्रेशन करवाते थे। तो होता क्या था, हम लोग क्या करते थे, इस ब्यूरेट से ड्रॉप बाई ड्रॉप इस टाइट्रेंड में ऐड करते रहते थे। देखो होता क्या था, टाइट्रेंड में एक पर्टिकुलर इंडिकेटर भी ऐड हुआ होता था। ओके, एक इंडिकेटर भी एडेड होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्यूरेट से इसमें ड्रॉप वाइज वन बाय वन हम लोग टाइट्रेंट को ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारी इस टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम लोग जनरली एंड पॉइंट बोलते हैं। ओके, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। अब उस केस में होता क्या है, हमारा इसमें प्रेजेंट ये इंडिकेटर एक कलर शो करता है, एक कलर शो करता है। अब वो जो कलर होता है उसी कलर को हम लोगों को अपनी आंखों से ऑब्जर्व करना होता है। अगर वो एग्जैक्ट कलर आपने ऑब्जर्व कर लिया देन यू विल बी गेट योर फैंटास्टिक रिजल्ट। एंड अगर आप लोगों ने उस रिजल्ट को अच्छे से आइडेंटिफाइड नहीं, मतलब आप लोगों ने उसको देखा नहीं, तो आपको एक रिजल्ट थोड़ा सा बुरा ही मिलेगा। ओके, इसके पीछे आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी देखने की दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है जो हमारा ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट की जो टिप होती है, वो टिप से जो ड्रॉप गिरती है उस ड्रॉप का जो साइज होता है वो इक्वल साइज होता है। सपोज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि हमको
हमको बार बार तो हम वन ड्रॉप डाल रहे हैं, एक लास्ट जो ड्रॉप है उस पे हमको केवल आधी ड्रॉप चाहिए। अब आधी ड्रॉप हम लोग इसमें कैसे पुट ऑन करेंगे, है ना? तो उस केस में भी हमको थोड़ा सा यहाँ पे एरर देखने को मिल जाती है। तो ये जो मैन मेड और थोड़ा सा मेथड मेड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इनको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को। अब ये इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट टाइप देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का, जो कि है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बिटवीन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो एज अ टाइट्रेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड लूँगा, और जो टाइट्रेंट है वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस लूँगा। ओके, सो आप ये ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये हमारी x एक्सिस है एंड दिस इज अवर y एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे अपने इस फर्स्ट टाइप के बारे में। तो जनरली है क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, कंडक्टोमेट्रिक के टाइट्रेशन में हम लोग कोनिकल फ्लास्क को यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं हम लोग किसको, बीकर को। सपोज दैट कि एक हमने कोई बीकर ले लिया, और बीकर में क्या होता है कि एक हमारी हमने इलेक्ट्रोड्स को रख दिया, मीन्स कि एक कोई कंडक्टिविटी सेल को रख दिया। ये हमारे क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, टू प्लेट्स हैं, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक लगा होता है मीटर। ओके, जो कि हमको रीड करके बताता है इसके अंदर जो जितनी भी हमारी कंडक्टिविटी है, उस कंडक्टिविटी को रीड करके डिटेक्ट करके बताता है कि इसके अंदर कितनी कंडक्टिविटी है। एंड नीचे से इधर क्या होता है, इधर जो हमारा होता है ये या तो किसी बैटरी से कनेक्ट होता है या तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होता है। ओके, सो ये जो ओवरऑल फिनोमिना है ये हमारा कंडक्टोमीटर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक लगा हुआ होता है ब्यूरेट। ओके, सो इस ब्यूरेट में क्या होता है, हमारा टाइट्रेंट। क्या होता है, टाइट्रेंट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन है, और जो ये आयनिक सॉल्यूशन इसमें फिल्ड किया गया है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको अननोन है, हमको नहीं पता है कि इसके अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे इसको। अब देखो, टाइट्रेट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें उनको समझ लेते हैं। जनरली होता क्या है, देखो यहाँ पे जो हमने आयनिक सॉल्यूशन ले रखा है, सपोज दैट कि इसमें हमने क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है। ऑलराइट, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, हमने यहाँ पे HCl ले रखा है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है। अब HCl मैंने पीछे के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो H+ होते हैं और OH- होते हैं, इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने HCl इसमें ले रखा है, ड्यू टू HCl इसके पास H+ आयंस है तो इसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आप एक ग्राफ में देख सकते हैं जो इसकी कंडक्टेंस है वो एकदम पीक लेवल पे है, एकदम हाई लेवल पे है इसकी जो कंडक्टेंस है। अब क्या होगा, अब हम लोग इसके जो आयंस हैं H+ और Cl- वो इसमें प्रेजेंट है, और इन्हीं आयंस के कारण ये जो कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है ये हमको देखने को मिल रही है इस मीटर पे। ओके, ये हमने ग्राफ पे नोट डाउन कर रखा है। ओके, सो अब हमने क्या किया, अब टाइट्रेट करना स्टार्ट किया। अब जैसा कि NaOH है एंड क्या है, और क्या है हमारा, एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग, वन बाई वन ड्रॉप इसमें हम लोग पुट ऑन करते रहेंगे, इसमें डिप करते रहेंगे, इसमें डालते रहेंगे, पोर करते रहेंगे। तो होगा क्या, जैसे ही एक ड्रॉप गया उसने क्या किया, एक मॉलिक्यूल HCl को, एक ड्रॉप गई किसकी, NaOH की, इसने क्या किया, एक मॉलिक्यूल HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज करके बनाया क्या, इन्होंने बना लिया साल्ट, NaCl एंड H2O। ओके, इन्होंने बना लिया साल्ट। अब साल्ट बना लिया तो साल्ट बनाने की क्या होता है, देखो होता क्या है, सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी हाई होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की, देन आते हैं साल्ट, देन आते हैं हमारे वीक एसिड और वीक बेसिस। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि थोड़ी सी जो कंडक्टिविटी होती है वो लेस हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। भाई पहले 100 थी, अब जाके उसके पास वो 90 रह गई, अब वो थोड़ा और कम हो गई। हमने अगली ड्रॉप फिर से डाली,
हमने अगली ड्रॉप फिर से डाली, फिर से थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम हुई। ऐसे के करते करते धीरे 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 करके हम लोग ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें डालते गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब सारे HCl, जितने भी HCl हमारे इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए, वो सारे के सारे साल्ट में कन्वर्ट हो गए। ओके, साल्ट में कन्वर्ट हो गए। अब जब साल्ट में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद में हमने एक ड्रॉप NaOH की और डाल दी, एक ड्रॉप NaOH की और डाल दी। अब NaOH की ड्रॉप जैसे ही अंदर जाएगी वैसे ही उसको क्या होगा, अब उसको रिएक्ट करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए तो मिलेगा नहीं जिसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसकी जो खुद की कंडक्टेंस होगी वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं होगी, और यहाँ पे आकर के वो यहाँ की कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करने लगेगा। और जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये जो कंडक्टेंस है ये शार्प रेज करेगी, ये तुरंत बढ़ना स्टार्ट कर देगी। और ये जहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देगी इट मीन्स कि वही हमारा एंड पॉइंट होता है, कि उसी जगह पे हमारी जितनी HCl की अमाउंट थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, वो हमारी न्यूट्रलाइज हो गई है। ओके, अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि ये जो कर्व चला इसको तो यहाँ नीचे तक आना चाहिए था, ये यहीं पे आकर के क्यों रुक गया। तो बेटा देखो, बात ऐसी है कि ये जो हमारी इतनी कंडक्टिविटी शो हो रही है ये किसके कारण हो रही है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, एंड उससे जो थोड़ा सा कम होती है, थोड़ा सा बस 19-20 का फर्क होता है, उसकी होती है साल्ट की। तो ये जो हमारी कंडक्टिविटी है ये है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन दैट सॉल्यूशन। ओके, ये जो साल्ट है, ये साल्ट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये इसकी कंडक्टेंस आ रही है। ओके, सो ये है हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में जो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं उसके थ्रू जो हमको ग्राफ मिलता है, ये उसकी सिचुएशन है। नॉर्मली ये उसी के जैसा है जैसा हम लोगों ने टाइट्रेशन में देखा था। ओके, अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप है हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कोई सा वीक बेस ले रहे हैं। वीक बेस सपोज दैट कि मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने फिर से HCl को ले लिया। अब इनको टाइट्रेट करवाना है, अब इनको दोनों को मुझे टाइट्रेट कराना है। तो अब क्या होगा, सपोज दैट कि मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक बीकर लिया, बीकर में 2 प्लेट्स रख दी, ठीक है, और एक हमने ब्यूरेट को फिट किया। ओके, सो यहाँ पे है हमारा ये आयनिक सॉल्यूशन, कौन सा, ये हमारा आयनिक सॉल्यूशन। सपोज दैट कि अब की बार ब्यूरेट में मैंने HCl को ले रखा है और इसमें फिल कर रखा है हमने किसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। अब हम इसको कैलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब होगा क्या, इसका देखो ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका जो ग्राफ बनेगा। देखो जो ग्राफ बनता है वो किसके बिटवीन बनता है, वो बनता है कि ये जो ब्यूरेट में वॉल्यूम है ये हमने इसमें कितना ऐड किया, तो वॉल्यूम ऑफ HCl बोल दें हम इसको। ओके, वॉल्यूम ऑफ HCl बोल दें। एंड ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है ये होती है हमारी कंडक्टेंस की, कि जो पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्यूशन है इसकी कंडक्टेंस कितनी है, ये इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे होगा। सपोज दैट कि इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी NH4OH प्रेजेंट है। अब NH4OH प्रेजेंट है तो होगा क्या जनरली यहाँ पे, जब हम HCl को इसमें पोर करेंगे, ओके, जैसे ही हम HCl के एक ड्रॉप अपने इस आयनिक सॉल्यूशन में पोर करेंगे तो होगा क्या, वहाँ पे सबसे पहले ये जो NH4OH है इसको HCl क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, ये जो HCl है ये 2 आयंस में ब्रेक डाउन होगा, H प्लस और Cl माइनस में, और ये भी दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस में। अभी जो OH माइनस है ये H प्लस के साथ में मिल करके क्या बना लेगा, वाटर, ये बना लेगा वाटर। एंड जो Cl है ये अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके, ये NH4Cl के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक तरीके का साल्ट। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट स्टेप गए, फर्स्ट स्टेप पे अभी यहाँ पे जो हमारा वीक बेस प्रेजेंट है इसके पास हाइड्रोक्सी, इट मीन्स कि इसकी जो
कंडक्टिविटी होगी वो थोड़ा सा हाई होगी, वो थोड़ा सा हाई होगी। जैसे ही पहला ड्रॉप हमने डाला तो थोड़ी सी स्लाइटली जो कंडक्टेंस होगी वो थोड़ा सा नीचे आएगी। ओके, वो थोड़ा सा नीचे आएगी। देन उसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग अब ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग HCl को ऐड कर रहे हैं, और HCl को ऐड करने पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस थे जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उनकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन दिस मेथड। ओके, सो ये क्या होगा, ये धीरे 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 नीचे आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें प्रेजेंट पूरा ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे अब जो ये कंडक्टिविटी जो बची हुई होगी, ये जो इतनी आपको कंडक्टिविटी दिख रही है ग्राफ में, ये होगी किसके कारण, ये होगी NH4 Cl के कारण, अमोनियम क्लोराइड के कारण, जो कि एक साल्ट है। ओके, इसके कारण होगा। अब अगर हमने HCl को इसमें पोर किया, अब हमने HCl को इसमें डाला, तो अब क्या होगा, अब ये जो HCl होगा ये यहाँ पे आ करके खुद को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। क्यों डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है और HCl है, दोनों के पास एक कॉमन आयन है, और ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट इट विल नॉट डिसोसिएट इन दिस सॉल्यूशन, हेंस आवर कंडक्टिविटी विल बी कांस्टेंट। तो एक हमको सीधी लाइन मिल जाएगी। अब क्या होगा, अब जो भी HCl आएगा उसको ये जो NH4Cl है, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ये इसको डिसोसिएट होने नहीं देगा, तो ये अपनी कंडक्टिविटी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, जितनी कंडक्टिविटी यहाँ पे आ गई है, अब उतनी ही कंडक्टिविटी यहाँ पे रहेगी। सो दिस इज आवर सेकेंड मेथड ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ओके, अब हम लोग अपना तीसरा मेथड देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप है स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आपका एसिड है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसको टाइट्रेट करके देखते हैं कि इसके बीच में हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में। हम यहाँ पे जो वीक एसिड ले रहे हैं वो ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, एंड जो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे वो हम लोग लेंगे NaOH। ओके, सो ये दो चीज़ें हम लोग लेने वाले हैं। जनरली हम लोग करते क्या है, फिर से वैसे ही एक हम लोग बीकर लेते हैं, बीकर में क्या करते हैं, आयनिक सॉल्यूशन को रखते हैं। अब आयनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को डिप किस लिए करते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, वो जो कंडक्टिविटी है उसको मेज़र करके हमको मीटर पे उसकी वैल्यू वो बता सके। ओके, सो इधर से जोड़ते हैं एक ब्यूरेट को हम लोग, हालांकि ब्यूरेट इधर एकदम डिप नहीं होता है, वो ऊपर ही होता है, ये गलती से बन गया है। तो होता क्या है जनरली, अब इसमें हमने क्या ले रखा है, हमने सपोज दैट कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें ले रखा है हमने CH3COOH, एंड बीकर में ले रखा है हमने NaOH। अब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है। देखो जनरली एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको बता दूँ, जो हम लोग बीकर में वैल्यू लेते हैं, बीकर में जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, वो कम से कम 10 to 20 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं इस सैंपल से इसको। ओके, बिकॉज देखो रीज़न ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ये वॉल्यूम हम लोग ज़्यादा डाइल्यूटेड ले लेंगे तो क्या होगा, इसको डाइल्यूट करने के लिए हमको ज़्यादा अमाउंट लगेगी, इस वॉल्यूम की ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा। और जब ज़्यादा वॉल्यूम हमको लगेगा तो फिर होगा क्या, हमने एक ब्यूरेट को ख़त्म किया, फिर उसके बाद में दूसरी ब्यूरेट को भी ख़त्म करेंगे, फिर तीसरी ब्यूरेट को भी ख़त्म करेंगे, फिर चौथी को भी ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा ब्यूरेट वाइज हम लोग वॉल्यूम को ख़त्म ना करें, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग वैल्यू लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा नहीं, बस 2-3 ml में ही हमारा ये पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, CH3COOH। ओके,
एंड जो इसमें ले रखा है हमने NaOH ले रखा। अब हम क्या करेंगे, NaOH से एसिटिक एसिड को, जो कि हमारा वीक एसिड है, इसको टाइट्रेट करेंगे। अब होगा क्या, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी। देखो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे समझता हूँ। देखो CH3COOH, इसकी जब हम लोग NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ओके, इसकी जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, तो होगा क्या, ये जो CH3COOH है ये किस में टूटेगा, CH3COO में एंड H प्लस में, ठीक है, एंड ऐसे ही सोडियम प्लस और OH माइनस में। तो होगा क्या, ये जो H प्लस है ये OH माइनस के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। एंड बाकी का जो ये हमारा जो हमारा पोर्शन बच गया है एसीटेट पोर्शन, ये हमारा क्या करेगा, सोडियम के साथ में रिएक्ट करके ये सोडियम एसीटेट बना लेगा। ओके, ये सोडियम एसीटेट बना लेगा, CH3COONA, ओके, सोडियम एसीटेट बना लेगा। तो ये रिएक्शन हमारी इस टाइप्स के टाइट्रेशन में चलने वाली है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या मेथड होता है, इसमें कैसे यूटिलाइज होता है। ओके, सो जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने एक ड्रॉप NaOH की डाली इसमें। तो एक ड्रॉप डालते ही थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आएगा हमारी कंडक्टेंस में, थोड़ा सा स्लाइटली रिड्यूस होगी कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि होगा क्या, इसमें प्रेजेंट जो H+ है, ये क्या करता है, ये किसी भी सॉल्यूशन को, मैंने आपको बोला था जो H+ होंगे, जो OH- होंगे, ये हमेशा किसी न किसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको हमेशा बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कंडक्टेंस को थोड़ा बढ़ा के रखा था, अब वो कंडक्टेंस यहाँ पे रिड्यूस हो गई, ओके, रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस होने के बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो NaOH है, इसकी जो कंडक्टेंस है, इसकी कंडक्टेंस अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। अब पार्टिसिपेट करेगी, अब ये जितना अमाउंट इसमें डालेंगे तो उतनी बार ये हमारा एसिटिक एसिड क्या करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करके फॉर्मेशन किसका कर देगा, साल्ट का। तो अभी क्या है कि भाई धीरे धीरे ये यहाँ पे अब साल्ट का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा। अभी क्या होगा, अभी कंडक्टेंस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ओके, थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि साल्ट की अपनी खुद की भी एक वैल्यू होती है। तो ये धीरे धीरे कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कंडक्टेंस होगी ये एकदम शार्प तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ओके, ये एकदम तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब ये जो हमारी जहाँ से शार्प तेजी से ऊपर बढ़ेगी, अब ये ऊपर बढ़ने का रीज़न क्या होता है, ये जो हमारा पोर्शन होता है जो वीक एसिड का, ये कम्प्लीटली यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। अब कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। अब जो यहाँ तक की ये जो हमारी कंडक्टेंस होती है, ये होती है हमारे साल्ट की, ये होती है हमारे साल्ट की। अब ये जो कंडक्टेंस ऊपर शार्प बढ़ गई है, ये हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन दिस सॉल्यूशन। क्योंकि अब जो ये आएगा, अब यहाँ पे कोई ये तो होगा नहीं कि ये वाला सॉल्यूशन ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे। अब इसको कोई न्यूट्रलाइज करने वाला तो है नहीं। तो जब इसको कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं है, तो इसके जो आयंस हैं वो भी यहाँ की कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो कंडक्टेंस में एक हाई रेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट निकल के आएगा, वो एंड पॉइंट हमारा ये निकल के आएगा, ओके। सो यहाँ पे हमको ये वाला एंड पॉइंट हमको मिल जाएगा, और इसी एंड पॉइंट को वैल्यू मान के हम लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा थर्ड टाइप था इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का। अब हम लोग चौथा टाइप देखते हैं। सो चौथे टाइप में हमने क्या ले रखा है, हमने वीक एसिड ले रखा है एंड वीक बेस ले रखा है। तो यहाँ पे हम लोग एक वीक एसिड ले लेते हैं और एक वीक बेस ले लेते हैं। तो वीक एसिड के नाम पे हम लोग ले लेते हैं उसी को CH3COOH को, एंड वीक बेस को यहाँ पे कौन सा ले लेते हैं, वही सेम NH4OH को, ओके। सो अब इनके बीच में हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच में होने वाली जो रिएक्शन है, हम लोग थोड़ा रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड का सहारा लेते हैं। तो रिएक्शन बेसिकली किनके किनके बीच में देखना है हमको, CH3COOH, ओके, एंड NH4OH
OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके बीच में जो रिएक्शन होगी हमारी, जो एक्वस सॉल्यूशन में हमारी जो रिएक्शन होगी इनके बीच में, तो ये क्या होगा, जनरली जो हमारा ये एसिटिक एसिड होगा ये COO माइनस और H प्लस में ब्रेक डाउन होगा, एंड जो हमारा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये NH4 प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो OH माइनस होगा ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा यहाँ पे, और बाकी का जो पोर्शन बचेगा ये क्या बना लेगा, एक ये अमोनियम साल्ट बना लेगा। ओके, सो अमोनियम एसीटेट बना लेगा यहाँ पे। तो बनेगा क्या, CH3 COO NH4। ओके, सो ये हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको। तो इन प्रोडक्ट्स से हमारी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसको देखने के लिए एक बार फिर से हम लोग ग्राफ का सहारा लेते हैं। ओके, सो सपोज दैट कि आपने एक बीकर में सॉल्यूशन ले रखा है CH3OOH का, CH3COOH का। ओके, और एक बीकर में के ऊपर ब्यूरेट लगा रखा है जिसमें आपने क्या ले रखा है, NH4OH। ओके, सो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे हमारे पास। तो सबसे पहले इधर मैं एक छोटा सा बीकर बना लेता हूँ, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स फिक्स हैं, एंड ये हमारा ब्यूरेट। ओके, सो नीचे हमने क्या ले रखा है, नीचे हमने ले रखा है एसिटिक एसिड, एंड जो ब्यूरेट में ले रखा है वो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले रखा है। ओके, अब इनको आपस में हम लोग टाइट्रेट करते हैं। अब ये कैसे टाइट्रेट होंगे, इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो इनके बीच में हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ वॉल्यूम किसको ऐड करना है, हमको NH4OH का, NH4OH का वॉल्यूम ऐड करना है हम लोगों को। ओके, किस में ऐड करना है, एसिटिक एसिड में। अब देखो होगा क्या, सेम वही जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। जो हमारा वीक बेस है, जो हमने वीक बेस को कहाँ ले रखा है, प्यूरेट में, ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा, जैसे ही इसमें हम उसको पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पहले इसको स्लाइटली इसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको रिड्यूस करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है इसके पास क्या प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है, H प्लस। और स्टार्टिंग से मैंने बता रखा है कि जो सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होती है वो किसकी होती है, हमारे H प्लस की। ओके, H प्लस और OH माइनस की, इन दोनों की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये थोड़ी सी कंडक्टेंस को हमेशा बढ़ा के रखते हैं, और जैसे हमने पहली ड्रॉप डाली वीक बेस की तो तुरंत ही वो जो बढ़ी हुई कंडक्टेंस थी वो थोड़ा सा स्लोली हुई, थोड़ा सा स्लो हो गई। अब स्लो होने के बाद में क्या हुई, अब इतना ज़्यादा वहाँ भाई वीक बेस है तो ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ा के रख नहीं पाया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होगा। वीक बेस है, वीक एसिड है, दोनों की आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे जैसे एक ड्रॉप डाली हमने, एक मॉलिक्यूल को इसने न्यूट्रलाइज करके साल्ट का फॉर्मेशन किया। साल्ट कौन सा बन रहा था हमारा, CH3COO अमोनियम एसीटेट। अब जैसे जैसे अमोनियम एसीटेट की अमाउंट यहाँ पे सिंथेसाइज होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो कंडक्टिविटी है उनमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं, वो उसी पे एक स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाएगी। इट मीन्स कि अब इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसिटिक एसिड पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है हमारे इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। ओके, तो जब ये पूरी के तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देन जो हमारा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ पर आ करके डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। डिसोसिएट क्यों नहीं हो पाएगा, रीज़न क्या है, रीज़न है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। अब भाई जो हमने ये हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के यहाँ पे रेडी हो गया है वो कौन सा है, वो भी हमारा CH3 COO NH4। ओके, एंड इसके पास भी NH4, तो कॉमन आयन्स हैं इसके पास। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यहाँ पे ये आकर के डिसोसिएट हो नहीं पाएगा, और जो हमको ग्राफ मिलेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जाना स्टार्ट होगी वो पॉइंट हमारा एज अ एंड पॉइंट मार्क होगा। ओके, सो इसी पॉइंट को बेस मानते हुए हम लोग अपने अननोन कॉन्सेंट्रेशन की सैंपल को, सॉरी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सैंपल की अमाउंट को हम लोग
मीज़र कर लेंगे। ओके, सो ये ओवरऑल हमारा चौथा टाइप था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं जो कि है प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ टाइट्रेशंस। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। जनरली देखो इस टाइट्रेशन में होता क्या है, इसके लिए मैं कोई रिएक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ। सपोज दैट कि मैंने दो कंपाउंड्स ले लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं AgNO3। ओके, एंड इसके साथ में हमने इसको टाइट्रेट करवाया किसके साथ में, KCl के साथ में। ओके, या फिर यूँ कहते हैं कि जो KCl है, KCl को टाइट्रेट किया किसके थ्रू, सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू। अब जो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी हमारी, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि फॉर्मेशन होगा AgCl का ओके, एंड पोटेशियम नाइट्रेट का। ओके, सो इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली जो AgCl हमारा बनेगा ये क्या होगा, ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट बनेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रेसिपिटेट बनेगा। और जो प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली एक तरीके से इनसोल्यूबल पार्ट होता है किसी भी एक रिएक्शन का। जो प्रोडक्ट बन के आता है वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, वो उसमें रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट होता है। कुछ के केस में क्या होता है, कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है बट वो स्पाइरेंगली सोल्यूबल होता है। मतलब जो प्रेसिपिटेट होगा वो जब हमारा रिएक्शन चल रही है, एक्वा सोल्यूशन में ये पूरा का पूरा है, तो प्रेसिपिटेट है ये, इसमें जरा सा भी सोल्यूबलाइज नहीं होगा, ये हमको सामने दिखेगा। बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो कभी कभी स्पाइरेंगली सोल्यूबल होता है। स्पाइरेंगली सोल्यूबल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा सोल्यूबल है, पूरा तरीके से नहीं होता है बट थोड़ा सा सोल्यूबल होता है। और कभी कभी इसी टाइप्स के रिएक्शन के बीच में क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉन्टिन्यूअस गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, कॉन्टिन्यूस गिरती रहेगी। और गिरने के बाद में क्या होगा कि सपोज दैट कि ये जितना भी KCl हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा इसको पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब तक ये रहेगा ये जाकर के इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक जो कंडक्टेंस होगी वो नीचे की तरफ जा करके डाउन होती रहेगी, डाउन होती रहेगी। लेकिन जैसे ही इसका इंड हो जाएगा, जैसे ही ये फिनिश हो जाएगी उस सोल्यूशन में, वैसे ही जो हमारा कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलता है। कर्व हमारा तुरंत आगे की तरफ बढ़ जाता है। एक बार इसको हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ ले लिया और ये हमने ले लिया एक बीकर में एक ऐड कर दिया ब्यूरेट। ओके, सो ब्यूरेट में हमने क्या ले लिया है, सपोज दैट कि हमने इसमें ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। बहुत महंगा आता है सिल्वर नाइट्रेट, आप लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसकी जो इसकी जो प्राइस है आप लोग वो देखिएगा। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट ऊपर ले लिया और यहाँ पे हमने नीचे ले लिया, हमने KCl ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाल रखे हैं जो कि हमको रीडिंग बताएंगे कंडक्टिविटी की। तो हम लोग इसको टाइट्रेट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक ड्रॉप इसमें डाली, एक ड्रॉप डाली। तो जो KCl था इसने सपोज दैट कि यहाँ पे KCl के कारण भाई साल्ट है। हालांकि जो पूरे वर्ल्ड में दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कंडक्टेंस थोड़ा ज़्यादा होती है, एक तो साल्ट और दूसरे कौन से हमारे H+ और OH- वाले कंपाउंड, जैसे कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस, इनकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई जैसे AgNO3 डाला, जो KCl है ये AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो गया। KCl के जो क्लोराइड आयंस थे, क्लोराइड आयंस हमारे इसके साथ में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना करके वो हमारे क्या हो गए, वहाँ से रिएक्शन से एलिमिनेट हो गए। ओके, सो अब जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कम पड़ गया तो हमारी कंडक्टिविटी जो होगी वो थोड़ा सा लेस होगी। देन हमने और ऐड किया और कंडक्टिविटी लेस हुई, और ऐड किया और कंडक्टिविटी लेस हुई। अब ये लेस कहाँ तक होगी, लेस वहाँ तक होगी कि जब तक इस सॉल्यूशन में इसका एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा तब तक सॉल्यूशन में की जो कंडक्टेंस होगी वो लेस होती रहेगी। और जैसे ही ये सारे KCl प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए होंगे, जैसे ही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, वैसे ही जब हम अगली बार AgNO3 डालेंगे इसके अंतर्गत,
तो जैसे ही हमने AgNO3 डाला तो अब AgNO3 यहाँ पे भाई एक्वस सोल्यूशन है, आकर के Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब इसको ये किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज तो कर नहीं पाएंगे, तो सीधा सा क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। तो जैसे जैसे ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे हमको कंडक्टिविटी इन्हेंस होती रहती है, होती रहती है। अब ये जो कंडक्टेंस जहाँ से इन्हेंस होना स्टार्ट होती है, यही हमारा पॉइंट कौन सा होता है, एंड पॉइंट होता है। और इसी एंड पॉइंट के चलते हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर सैंपल था, उस सैंपल में जो एनालाइट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सो हालांकि यहाँ पे मैंने केवल 5 टाइप्स के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को डिस्कस की हैं। आगे चल के हम लोग और भी टाइप्स के टाइट्रेशंस को भी डिस्कस करेंगे, उसमें मिक्सर करके हम लोग लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह भी लेंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे आगे की क्लासेस में। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, उनकी जो कंडक्टेंस होती है वो सबसे हाई होती है। देन उसके बाद में आते हैं हमारे साल्ट्स, और उसके बाद में आते हैं हमारे वीक एसिड्स और वीक बेसेस। तो रीज़न क्या है भाई, रीज़न देखो, रीज़न दोनों के बिटवीन में ये है, दोनों के बीच में ये है कि सपोज दैट कि हमने क्या लिया, हमने कोई एक एसिड ले लिया, सपोज दैट कि HCl ले लिया और NaOH ले लिया। ओके, NaOH ले लिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो H प्लस और OH माइनस होते हैं, इनकी जो कंडक्टेंस होती है ये हर केमिकल से, हर इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। देन उनके बाद में आते हैं हमारे साल्ट। देन उनकी साल्ट के भी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। देन सबसे लास्ट में आते हैं हमारे वीक एसिड्स और वीक बेसेस। ओके, अब देखो रीज़न ये है दोनों के बीच में, ये तीनों के बीच में कम होने का। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ये 1 होता है। ओके, एंड इसका भी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो भी होता है इसका 1। बट जो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है लेस देन 1। ओके, वो होता है लेस देन 1। तो मेनली इसका देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, इसका भी 1 होता है, फिर भी इसकी हाई होती है। तो रीज़न यही है कि इसके पास H प्लस और OH माइनस होते हैं, इसलिए इसकी जो कंडक्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जितने भी साल्ट होते हैं उसके पास H प्लस और OH माइनस नहीं होते हैं, इसलिए पहली प्रायोरिटी इनको नहीं मिलती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कभी भी क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप के ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में पुट करके आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर होमवर्क। सो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। इसमें आप लोग 2 क्वेश्चंस को और ऐड कर लीजिएगा, व्हाट इज़ टाइट्रेंट एंड व्हाट इज़ टाइट्रेंड। ओके, सो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो आपको टाइट्रेंट एंड दूसरा है आपका टाइट्रेंड। ओके, सो इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है इस होमवर्क के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे से सबमिट करके टाइमली इसको सबमिट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, सो आगे का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा हमारी कंडक्टोमेट्री का। सो इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।